स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि पोलन ग्रेन जो एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और जिसे आप मेल गैमेटोफाइट की सबसे पहली सेल कह सकते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा है कि ये फ्लावर के स्टेमन पार्ट में डेवलप होता है। स्टेमन में जहाँ पर एंथर है और एंथर में जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, वहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नामक प्रोसेस से पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होती है। शुरू में हम इन्हें माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इनके ऊपर जब कुछ लेयरिंग हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा थिकनिंग्स इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, तब हम उसे पोलन ग्रेन बोलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की सबसे पहली सेल है, तो धीरे धीरे जब इसकी डेवलपमेंट आगे प्रोसीड करती है तो इसमें बाद में 3 सेल्स, जिनमें से 2 मेल गैमीट्स और एक को आप वेजिटेटिव सेल का नाम देते हैं। तो ये पिछले लेक्चर्स में हमने टॉपिक कवर किया था, लेकिन इससे जुड़े हुए आज हमने पोलन बैंक्स और पोलन एनर्जी, ये 2 और टॉपिक्स इससे जुड़े हुए हैं जो हमने आज आपसे डिस्कस करने हैं। उससे पहले एक बार इस स्ट्रक्चर को दोबारा से देख लीजिए। ये पोलन ग्रेन है और इसके सबसे बाहर ये जो ब्लैक कलर की मैंने अनइवन एक खास आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट से यहाँ पर एलिवेशंस मैंने दिखाए हैं। तो ये जितने भी अलग अलग स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स हैं, तो ये जो बाहर का जो ये थिकनिंग है, ये जो वॉल है, ये अलग अलग तरह की स्ट्रक्चरिंग इसकी हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पॉइंटेड दिखाए हैं, इस सबसे बाहर वाली इस ब्लैक लेयर का नाम होता है एक्साइन, और आपको मालूम है कि ये एक्साइन एक इम्पोर्टेंट केमिकल जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन नामक एक इम्पोर्टेंट केमिकल से बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन की स्पेशलिटी ये है कि ये एक रेजिस्टेंट केमिकल है जो इस पोलन ग्रेन की प्रोटेक्शन करता है। अगर टेम्परेचर में कोई पीएच में कोई चेंज आता है तो पोलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो काफी प्रोटेक्शन में रहता है जब तक कि स्पोरोपोलिनिन उसके ऊपर है। तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, व्हाइल इसकी जो इंटरनल लेयर है, इंटरनल सेल वॉल, इट हैज 2 लेयर्स। तो अंदर वाली जो वॉल है दैट इज नोन एज इंटाइन, और जैसे नॉर्मली किसी भी प्लांट की सेल वॉल बनी होती है, वैसे ही ये भी सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी हुई होती है। क्लियर है? तो दिस इज ए 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन। यहाँ पे कहीं कहीं जहाँ एक्साइन नहीं होती वहां उस एरिया को हम जर्म पोर कहते हैं। और इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियस है, बाद में यही पूरा एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो है शुरू में वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद फिर जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ये हम कवर कर चुके हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे और हम बताना चाहेंगे, जैसे हम ये कह रहे थे कि ये जो स्पोरोपोलिनिन नामक एक जो केमिकल है, तो जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस चल रही होती है, जब माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, तो उसके बाद माइक्रोस्पोर्स से पोलन ग्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम माइक्रोस्पोर्स जो कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मेयोसिस डिवीजन होने से बने हैं, तो जब ये माइक्रोस्पोर्स को जब आप पोलन ग्रेन बोलना शुरू करने वाले हो, उस वक्त जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तब एक लेयर जो एंथर में होती है, इसको आपने पढ़ा था टेपिटम। टेपिटम इज द लेयर व्हिच वाज कॉल्ड एज न्यूट्रिटिव लेयर। वो न्यूट्रिशन तो देती ही है, उसके साथ साथ इस स्पोरोपोलिनिन की डिपोजिशन में भी टेपिटम का रोल रहता है। इट हैज स्पेशल स्ट्रक्चर्स, cubic bodies. These cubic bodies, they help in deposition of the sporopollenin over the exine wall, or it helps in formation of the exine wall. Okay. The second thing about tapetum, what I want to mention here, that मैंने यहाँ पर कुछ रेड कलर के ऑयली सा एक सब्सटेंस दिखाया है, इसे हम कहते हैं पोलन किट। याद रखेंगे, ये पोलन किट जैसा ऑयली सब्सटेंस सिर्फ या ज्यादातर इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, या फिर लाइक बर्ड
जो जिनको पोलिनेट करते हैं ऐसे फ्लावर्स के अंदर ज्यादातर आपको मिलेगी। ये ऑयली होने से फायदा क्या है कि इस पोलन किट के अगर इस पोलन ग्रेन के ऊपर ये है तो ये पोलन ग्रेन स्टिकी हो जाती है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट नेक्टर सेक करने के लिए फ्लावर के पास आता है तो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पर, उसके विंग्स के ऊपर, उसके पैरों के ऊपर चिपक जाते हैं just because of presence of this sticky material. So this material is also released by the tapetum. Okay? तो tapetum nutritive भी है, साथ साथ वो कुछ स्पेशल केमिकल्स डिपॉजिट भी करती है जिससे पोलन ग्रेन्स को एडिशनल हेल्प मिलती है या तो प्रोटेक्शन में या फिर उनके पोलिनेशन प्रोसेस में। ओके? एंड एक और खास बात कि पोलन इसी टैपेटम से कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी रिलीज होते हैं जो बाद में स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स के बीच में केमिकल डायलॉग सेटअप करने में भी मदद करते हैं, रिकॉग्निशन में मदद करते हैं कि ये पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड किया है ये राइट टाइप का है या नहीं, तो उसके रिकॉग्निशन में भी टैपेटम से जो प्रोटीन्स रिलीज हुए हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये तो हुआ हमारा पोलन ग्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे थे पोलन बैंड्स की। अब सपोज यहाँ से एक ये मैंने कार्बन दिखाया और यहाँ पर हम स्टेमन दिखाते हैं, और स्टेमन से माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स मैच्योर होकर बाहर निकल गए हैं पोलिनेशन प्रोसेस के लिए। ओके? तो ऐसा होता है बहुत सारे स्पीशीज के अंदर कि उनके पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी है, मतलब कि वो कितना टाइम तक पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट में बदल सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं, तो वो जो वायबिलिटी है वो पीरियड जो है वो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। एग्जांपल में आपको आपकी बुक का राइस और व्हीट का एग्जांपल है। राइस और व्हीट के पोलन ग्रेन सिर्फ 30 मिनट्स तक वायबल रहते हैं, मतलब कि अगर 30 मिनट के अंदर ये स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड कर जाते हैं तब तो पोलन ट्यूब निकलेगी, गैमेटोफाइट डेवलपमेंट चलने शुरू होती है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एस्टेब्लिश हो सकती है। लेकिन अगर 30 मिनट से ज़्यादा का पीरियड हो जाए तो ये नॉन वायबल हो जाएंगे और पोलिनेशन बेशक हो जाए लेकिन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। और कुछ एक स्पीशीज और भी होती है, जैसे यहाँ कुछ फैमिलीज के नाम भी दिए हैं आपको, रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी। इनके स्पीशीज के फ्लावर्स देखे जाए तो उनमें पोलन ग्रेन्स जो है कुछ मंथ तक वायबल रह सकते हैं, कुछ में कुछ ईयर्स तक रह सकते हैं। ये वेरी करता है, किसी में तो कुछ मिनट्स का टाइम होता है, किसी में कुछ महीने या किसी में कुछ साल तक ऐसा होता है। ओके? तो नेचुरल अगर पोलिनेशन प्रोसेस चल रही है तब तो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए हम आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाना चाहते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, क्रॉस पोलिनेशन करवाना है और हमें पोलन ग्रेन डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स किसी प्लांट के चाहिए। ओके? तो वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के टाइम अगर पोलन ग्रेन्स को हमने डस्ट करने में डिले कर दिया, और मान लीजिए यही वाले प्लांट्स राइस या व्हीट के प्लांट ही हैं जो सिर्फ 30 मिनट्स तक ही वायबल रहेंगे, तो अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में किसी भी वजह से डिले हो जाती है तो हमारे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या जो क्रॉसिंग प्रोग्राम है वो एक तरीके से वेस्टफुल प्रोसेस हो जाएगी। तो जब हमें पोलन ग्रेन्स को डस्ट करवाना है मैन्युअली, तो उस वक्त अगर हमारे को पोलन ग्रेन चाहिए, जब हम चाहें तब हमें पोलन ग्रेन चाहिए, उसके लिए एक हमारे पास ऑप्शन रह जाता है कि व्हाई वी शुड नॉट हैव बैंक्स, हमारे पास पोलन बैंक्स होने चाहिए जिनमें हम पोलन्स को स्टोर कर लें। स्टोर करने से जब भी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रोग्राम या क्रॉसिंग प्रोग्राम, जब नए प्लांट्स की जो वैरायटी डेवलप करने का टाइम आता है तो किस प्लांट के साथ कौन सा प्लांट की क्रॉसिंग करवानी है, उस वक्त हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को ले सकते हैं इन बैंक से। तो पोलन्स को बैंक में कैसे स्टोर किया जाएगा जब ऑलरेडी हमें पता है कि कुछ तो इनकी वायबिलिटी का पीरियड ही इतना कम है, तो इनको आप रखेंगे कैसे, किस तरीके से रखा जाता है? तो इसके लिए एक टेक्निक यूज होती है जिसको आप बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो
preservation. Cryopreservation means storing any cell, कोई भी सेल जो लिविंग है जिसको आप कई सालों तक एज इट इज रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वो सेल डेड हो जाए। जैसे एनिमल्स के केस में सीमेन स्पर्म सेल्स को स्टोर किया जा सकता है, या कोई भी सेल बॉडी की स्टोर की जा सकती है by this technique cryopreservation. It is storing of any living tissue or the cell in liquid nitrogen. और लिक्विड नाइट्रोजन में जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर अगर आप उसे रख देते हैं तो ऐसे एरियाज को जहां पे हमने उसको स्टोर किया, ऐसे डिपार्टमेंट्स को हम पोलन बैंक्स का नाम देते हैं। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के लिए तब हम वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। और इसको हम ex situ कंजर्वेशन भी कहते हैं। ex situ कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन मतलब मान लीजिए आप प्लांट की स्पीशीज को सेव करना चाहते हैं। एक प्लांट है जो एक्सटिंक्ट होना चाहता है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो आप प्लांट के बॉडी के कई सारे पार्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, उसका लीफी टिश्यू हो सकता है। तो ऐसे बैंक्स का फायदा ये होता है कि आप स्पीशीज को ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके डीएनए जो उसके सेल्स के अंदर मौजूद है उसको भी फ्यूचर में किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपके पास वो सेल लिविंग स्टेट में है और अगर वो प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाला है, यानी कि वो एंडेंजर्ड प्लांट है। सो दीज आर पोलन बैंक्स। ओके, अब जैसे आपसे बात हुई थी कि पोलन ग्रेन के सरफेस पे कई तरह के प्रोटीन्स हो सकते हैं, जैसे स्पोरोपोलेनिन नामक तो केमिकल होता ही है, साथ में पोलर कीट है जिसमें कई केमिकल्स हैं जो इसको हाइड्रोकार्बन्स है जो इसको ऑयली बना रहे हैं, या फिर जैसे कहा कि टैपेटम स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में रिकॉग्निशन के लिए भी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। तो क्योंकि ये माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं पोलन ग्रेन्स, हवा में जब ये उड़ते हैं तो हमें नहीं मालूम होता है कि उस डस्ट में जो हमारे आसपास है उसमें कितने पोलन ग्रेन्स हैं, क्योंकि वो डस्ट में सिर्फ सॉइल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारे स्टफ होता है जिसमें पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं। और मान लीजिए आप किसी गार्डन में जाते हैं और आपको लगता है कि आपको बार बार स्नीजिंग हो रही है, आपको छींक आने की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि उस गार्डन में बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं उनके पोलन ग्रेन्स आपके लिए एलर्जिक हो गए हैं। मे बी हो सकता है बहुत सारे लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में डेवलप हो सकती है। तो पोलन ग्रेन्स आर नेचुरली दे आर द एजेंट्स टू कैरी द मेल gametes and they will stick on the surface of stigma and then germinate there and will produce a pollen tube there। ये तो एक प्लांट के रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर अगर हम अपनी बात करें तो हम में से बहुत सारे लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है। सो दिस टाइप ऑफ एलर्जी व्हिच इज कॉज्ड बाय पोलन्स इज नोन एज पोलन एलर्जी। ओके, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा जिसकी ग्रोथ होती है, हम आसपास देखते हैं, वो है कांग्रेस ग्रास। इसको आप बोलते हो पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं इसको, या इसको कैरेट ग्रास के नाम से भी जानते हैं। ये वीड है, अनडिजायर्ड प्लांट है और इसके पोलन ग्रेन्स हजारों की संख्या में निकलते हैं और हवा के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वे जा सकते हैं और एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सो आई होप you are clear what are pollen banks, what is their requirement, and a brief account of pollen allergy that I have discussed with you is clear to you.